गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सबका ढाकुर ऑनलाइन एकेडमी की इस क्लास के अंतर्गत। इतिहास विभाग की तरफ से मैं हूं अंकुर सिंह ढाकुर। दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, जो कि भारत का सबसे पहली बार मैं कहूं कि भारत में पहली बार जो विशालतम साम्राज्य हमको देखने को मिला, जो बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, वो कौन सा था? मौर्य साम्राज्य था। इससे पहले की स्टोरी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम लोगों ने बात की थी कि वैदिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने वैदिक काल को दो हिस्सों में पढ़ा, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जिसमें हम लोगों ने जाना कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत कबीलों ने मिलकर के क्या बनाए? जन बनाए। ये जन उत्तर वैदिक काल में किसके रूप में कन्वर्ट हुए? जनपदों के रूप में कन्वर्ट हुए। ये जनपद आगे जाकर के हम लोग देखते हैं कि भारत में उस समय दो तरीके की व्यवस्थाओं का प्रचलन हो चुका था। एक तरफ बड़े बड़े महाजनपदों का विकास हो चुका था और दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल से घबरा करके लोगों ने, या वो परेशान जो लोग थे, उन परेशान लोगों ने बौद्ध धर्म या जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। क्लियर? तो इन्हीं जनपदों में हम लोगों ने देखा कि ये जनपद आगे जाकर किसके रूप में कन्वर्ट हो गए? महाजनपदों के रूप में कन्वर्ट हो गए। कौन? ये जनपद। और इन महाजनपदों की संख्या हम लोगों ने कितनी देखी? लगभग 16 महाजनपद हमको उस समय के देखने को मिले। ये बात आप सब लोगों को याद होगी, हम पिछली क्लासेस के अंतर्गत चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो महाजनपद थे, इस महाजनपद में हम लोगों ने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद के रूप में इन 16 महाजनपदों में से जो निकल के सामने आया, उसका नाम था मगध महाजनपद। कौन सा आया? मगध महाजनपद। उसकी हम लोग बात कर चुके हैं पिछली क्लास के अंतर्गत। इस मगध महाजनपद में हम लोगों ने बात की थी, मैंने कहा था कि सबसे पहले जिस वंश का यहाँ पर शासन रहा मगध के ऊपर, उसका नाम था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ के बाद में हर्यक वंश हमको देखने को मिला, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन को हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हम लोगों ने जाना कि बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार किया। अजातशत्रु ने काशी और बज्जी, इन दोनों को अपने साम्राज्य में मिलाकर के अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और उदयन ने गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके उसको अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश हम लोगों ने पढ़ा, और मैंने कहा शिशुनाग वंश के दो राजा हमको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक तो है शिशुनाग खुद, जिन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की, और दूसरा था कालाशोक या काकवर्ण। ये जो कालाशोक या काकवर्ण था, इसके समय मैंने कहा था दूसरी बौद्ध संगति हुई, और पहली बौद्ध संगति कहाँ होगी? अजातशत्रु के समय में। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि शिशुनाग वंश के बाद में जो अगला महत्वपूर्ण वंश सामने आया, उसका नाम था नंद वंश। क्या नाम था? नंद वंश। और इस नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद के बाद हम लोग देखेंगे कि अंतिम शासक था घनानंद, जिसको हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। इसका नाम था मौर्य साम्राज्य। यहां तक की बात हम पीछे कर चुके हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ एक स्टोरी के रूप में इन चीजों को आपके दिमाग में बिठाया ताकि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे चल रही हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। तो मैंने आप लोगों से कहा था, जब हमारी पहली क्लास थी, मैंने कहा था कि इतिहास को जानने के हमारे पास में तीन स्रोत हैं: पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्री। मौर्य साम्राज्य, जो कि भारत का पहला विशालतम साम्राज्य माना जाता है, और बेसिकली यहां पर हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। इस विशालतम मौर्य साम्राज्य को जानने के हमारे पास में तीनों के तीनों स्रोत मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेख खूब सारी मात्रा में हमको मिलते हैं, सिक्के हमको खूब सारी मात्रा में मिले हैं मौर्य साम्राज्य के, अभिलेख हमको खूब सारी मात्रा में मिले हैं मौर्य साम्राज्य के, उस समय के मृदभांड, उपकरण और बाकी अन्य चीजें भी हमको बहुत सारी मात्रा में मिली हैं। तो पुरातात्विक स्रोत हमको खूब सारी मात्रा में मिल गया। साहित्यिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी किताबें, और वो कौन कौन सी किताबें हैं उस पर हम सब लोग चर्चा करेंगे। अभी इतना याद रखना है कि साहित्यिक स्रोत भी हमको भरपूर मात्रा में मिला है, और विदेशी स्रोत भी हमको इस टाइम का पूरा मिला है। किसको जानने का? तो मौर्य साम्राज्य को जानने के हमारे पास में तीनों के तीनों स्रोत प्राप्त हुए हैं। आप स्क्रीन के अंतर्गत जो मैप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा भारत का मैप है, और इस भारत के मैप में आप लोग देखोगे कि कहां कहां तक फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य। देखो भाई, ये पूरा का पूरा भारत का मैप आप लोग देखोगे कि लगभग भारत का 98% हिस्सा, यहां तक कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक का हिस्सा, ठीक है ना, ये सब किसके अधिकार में था? पूरा का पूरा ये मौर्य साम्राज्य के अधिकार में था। कमाल की बात है कि भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने भारत की वैज्ञानिक सीमा को छुआ। यानी कि हम लोग कहां पहुंच गए? हिंदुकुश पर्वत तक पहुंच गए। हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा मानी जाती है, और एकमात्र साम्राज्य जिसने इस भारत की वैज्ञानिक सीमा को छुआ वो कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। ये देखो, सुवर्णगिरी से लेकर के, और इधर हम लोग आगे सीधे गुजरात से हम लोग सीधे आ गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा का पूरा क्षेत्र, ऊपर तक्षशिला जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत है, यहां से होते हुए उत्तर दक्षिणी भाग में पाटलिपुत्र पूरा का पूरा,
ये तोसली और यहां तक पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तृत था किसका, मौर्य काल का। कहां से कहां तक था इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा समझना है कि इतना बड़ा विशाल क्षेत्र ये किसके अधिकार में था, मौर्य साम्राज्य के अधिकार में था। आगे चलते हैं। हम लोगों ने भी स्टोरी के रूप में देखा कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कैसे कैसे मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ और कौन कौन से वंश जो थे वो क्रम से आए। हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, फिर नंद आया और सबसे बाद में कौन आया, मौर्य वंश हमको देखने को मिला। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। इसकी भी हम लोगों ने बात कर ली। मैंने कहा था कि मौर्य काल भारत के अंतर्गत पहला उपमहाद्वीपीय साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला साम्राज्य था और चंद्रगुप्त मौर्य को अगर हम सही अर्थों में कहें तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है और मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल साम्राज्य माना जाता है। अब हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन को जानने के प्रमुख स्रोतों की। मैंने कहा था कि तीनों के तीनों स्रोत हमको देखने को मिलते हैं कहां से, मौर्य साम्राज्य से। पुरातात्विक भी मिलता है, साहित्यिक भी मिलता है, विदेशी यात्रियों के भी मिलते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, आप में से अधिकतर लोग इससे परिचित हैं। इनका नाम है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। सब लोगों को दिख रहे हैं? ये जो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं, इनका अपमान किया गया था घनानंद के द्वारा और इस अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने वादा किया था कि वो नंद साम्राज्य को जब तक समूल नष्ट नहीं कर देंगे वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे, चोटी वो अपनी नहीं बांधेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। और यहाँ पर हमको याद रखना है कि मौर्य प्रशासन को जानने के प्रमुख स्रोतों में उनकी एक किताब है, इसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम भाई? अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर याद क्या रखना है, अर्थशास्त्र जो किताब है वो इकोनॉमिक पे नहीं है, उसका सब्जेक्ट इकोनॉमिक नहीं है, उसका सब्जेक्ट क्या है, राजनीति। एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसके शत्रु कौन कौन होने चाहिए, उसके दोस्त कौन कौन होने चाहिए, उसको कैसे किले का विकास करना चाहिए, राजा के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सारी बातों का वर्णन कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत किया। इसका नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। मैकियावली जो कि यूनान के विद्वान थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी राजनीति के ऊपर, द प्रिंस। तो जिस तरीके से मैकियावली ने राजनीति या राजा या अन्य चीजों के ऊपर एक किताब लिखी द प्रिंस, ठीक उसी तरीके से भारत के अंतर्गत राजनीति का या राजा को कैसा होना चाहिए, किलों को कैसा होना चाहिए, सप्तम सिद्धांत कौन कौन से होने चाहिए, वो सारे सिद्धांत किसने दिए, कौटिल्य ने। इसलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। क्लियर? पहली चीज। सेकंड चीज, अगली जो महत्वपूर्ण किताब है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। ये जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हम लोग चर्चा करेंगे कि सेल्यूकस निकेटर कौन था, कैसे इसका युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। अभी सिर्फ इतना से याद रखना है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया और यहाँ पर उसने भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा के ऊपर एक किताब लिखी, इसका नाम था इंडिका। तो याद क्या रखना है, यहाँ पर इतना से याद रखना है, इंडिका पुस्तक किसकी है भाई? तो इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज की। और तीसरा है अशोक के अभिलेख। मौर्य साम्राज्य को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के अभिलेख हैं, जो कि पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य से हमको प्राप्त हुए हैं। हालांकि अभिलेखों के साथ साथ सिक्के भी हमको खूब सारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं मौर्य साम्राज्य के, लेकिन मौर्य साम्राज्य को जानने का जो मूल आधार है वो क्या है? अशोक के अभिलेख हम जान सकते हैं। यहाँ पर एक बात हमको याद रखनी है कि अशोक को अपने अभिलेख लिखवाने की जो प्रेरणा मिली वो मिली ईरान के हकामानी वंश के राजा दारा प्रथम से। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंतर्गत चर्चा की थी, मैंने कहा था कि भारत के ऊपर जो पहली विदेशी शक्ति थी जिसने आक्रमण किया वो कौन से थे? वो हकामानी ईरानी थे। पहला आदमी जिसने आक्रमण किया लेकिन असफल रहा साइरस था, और साइरस के बाद में जो सफल आक्रमणकारी था वो था दारा प्रथम। इस दारा प्रथम ने भारत के में पहली बार सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्र को जीत करके उससे अपना भारत का 20वां हिस्सा बनाया, उसको अपने ईरान के साम्राज्य का 20वां हिस्सा बनाया। किसने? दारा प्रथम ने। और इस बात की जानकारी हमको मिलती है वहां से प्राप्त 3 अभिलेखों से, पर्सिपोलस, बेहिस्तून और नक्शे रुस्तम। तो याद क्या रखना है कि अशोक ने अपने अभिलेखों को लिखने की प्रेरणा किससे प्राप्त की? दारा प्रथम से प्राप्त की।
और ऐसा मानते हैं और याद भी रखना है इस फैक्ट को कि पहली बार क्रमबद्ध तरीके से भारत में जिस व्यक्ति ने अभिलेख लिखवाने की परंपरा स्टार्ट की उसका नाम क्या था? अशोक। हालांकि अशोक से पहले के हमको 2 अभिलेख मिले हैं, अभी हम बात करेंगे उन दोनों अभिलेखों की कि वो दोनों अभिलेख हमको कौन कौन से मिले हैं। एक तो मिला है हमको महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश से मिला है, और एक है सोहगोरा जो कि उत्तर प्रदेश से मिला है। ये दोनों के दोनों अभिलेख किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। इसका मतलब हुआ कि अशोक से पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 2 अभिलेख स्थापित करवा दिए थे, लेकिन केवल ये 2 ही के 2 अभिलेख हैं, जबकि अशोक ने बहुत विस्तृत तरीके से अभिलेखों का उत्खनन कार्य करवाया है। तो मोटी सी जानकारी मैंने कहा हमको याद रखनी है कि अशोक से पहले के हमको 2 अभिलेख मिले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान और सोहगोरा, और इन दोनों अभिलेखों के समय पर हमको याद होता है उसमें क्या लिखा हुआ है कि अकाल के समय में अन्न वितरण करने का उल्लेख मिलता है इन चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों पर। आगे हम विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे और हम बात करें आगे जाकर कि और क्या क्या चीजें हैं जिनसे हमको मौर्य साम्राज्य को जानने की के बारे में हमको पता चलता है। तो एक किताब है, इसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है किताब का? मुद्रा राक्षस, और उसके रचयिता है विशाखा दत्त। तो मुद्रा राक्षस नामक किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है? वृषल बताया गया है, कुलहीन बताया गया है और शूद्र कुल का बताया गया है। स्पष्ट बात एक मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कि जितने सारे ब्राह्मण साहित्य हैं उन सारे के सारे ज्यादातर ब्राह्मण साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। क्या कौन से कुल का बताया गया? निम्न कुल का बताया गया है। जबकि जितने सारे बौद्ध साहित्य हैं और जितने सारे जैन साहित्य हैं उन सारे के सारे बौद्ध और जैन साहित्यों में से क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो यहाँ पर याद कर रखना है, पूछी गई किताब है ये काफी बार कि ऐसी कौन सी किताब है जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन और शूद्र कुल का बताया गया है? तो वो कौन सी है? मुद्रा राक्षस, और उसका राइटर कौन है? विशाखा दत्त। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे कि विभिन्न बौद्ध ग्रंथ महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान आदि में मौर्यों को स्पष्ट क्षत्रिय बताया गया है। मैंने कहा था कि जितने सारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में वो सारे के सारे चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताते हैं, ब्राह्मण साहित्य निम्न कुल का बताते हैं, और विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन और शूद्र बताया गया है। जैन ग्रंथ जो है परिशिष्ट पर्वन, इसका रचयिता कौन है? हेमचंद्र सूरी। इस हेमचंद्र सूरी ने एक किताब लिखी, इसका नाम था परिशिष्ट पर्वन। इस किताब में उन्होंने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था, मोरों को जो लोग पालते थे उनके सरदार की पुत्री का पुत्र था। किसका भाई? मोरों को जो लोग पालते थे उनके सरदार की पुत्री का पुत्र था, इसलिए क्या कहलाए? मौर्य कहलाए। हालांकि ये साक्ष्य भी गलत प्रतीत होता है। बहुत सारे मत मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिए गए हैं। कुछ लोग मानते हैं ब्राह्मण था, कुछ लोग मानते हैं क्षत्रिय था, कुछ लोग मानते हैं वैश्य था, और कुछ लोग मानते हैं शूद्र था। लेकिन एक सर्वमान्य मत जो निकल के सामने आता है वो ये था कि मौर्य साम्राज्य या चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो कौन था? क्षत्रिय कुल से संबंधित था। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का पहला महान सम्राट था। उसने अपने गुरु और मंत्री विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य की सहायता से मगध के नंदवंशी राजा घनानंद को सिंहासन से हटा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। ये है घनानंद और ये है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ऐसा मानते हैं कि जब अपमान कर दिया गया था चाणक्य कौटिल्य का, तो चाणक्य कौटिल्य साहब एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर कुछ बच्चे एक गेम खेल रहे थे। उस गेम के अंतर्गत बेसिकली था क्या, उनमें से एक छोटा सा बच्चा राजा बना हुआ था और बाकी के जो और लोग थे वो अपनी सारी की सारी समस्याएं लेकर के उसके पास जा रहे थे। जिन समस्याओं का बहुत बेहतर तरीके से इलाज बता रहा था कौन? वो बालक। और वो बालक कौन था? वही बालक आगे जाकर के क्या बनेगा? चंद्रगुप्त बनेगा। और वो जो गेम खेल रहे थे बच्चे, उस गेम का नाम था राजकीलम। बहुत बार सवाल पूछा गया, हो सकता है पूछ ले कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो कौन सा गेम उस समय खेल रहे थे, तो उसका नाम क्या है? राजकीलम खेल। क्लियर? आगे चलें। और उस समय पर ये जो राजकीलम खेल था, इस राजकीलम खेल के माध्यम से ही कौन प्रभावित हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य से? चाणक्य या कौटिल्य प्रभावित हुए, और वो उस बच्चे को अपने साथ ले जा करके उसको धनुर्विद्या और बाकी की एजुकेशन देने का पूरा कार्य किसने किया? कौटिल्य ने किया। हम सब लोग जानते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने
घरानंद को पराजित करके नंदवंश का नाश कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर साम्राज्य स्थापित हो गया, मौर्य साम्राज्य। लेकिन दूसरी तरफ भारत के ऊपर उस समय यूनान का एक राजा, जिसे हम लोग जानते हैं सेल्यूकस निकेटर के नाम से, वो भारत पर आक्रमण करता है। कहां पर आक्रमण करता है? भारत पर आक्रमण करता है सेल्यूकस निकेटर। इससे ठीक पहले हम लोगों ने एक आक्रमण पढ़ा था सिकंदर का, सब लोगों को याद हो ना, जिस पर पोरस ने बहुत अच्छे तरीके से जिसका पोरस ने मुकाबला किया था। हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध हुआ था, इसमें पोरस हार गया था, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर के सिकंदर ने उसका राज्य उसको वापस कर दिया। तो वहीं से एक और शासक आक्रमण करता है, इसका नाम क्या है? सेल्यूकस निकेटर। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सेल्यूकस निकेटर बुरी तरह पराजित होता है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। यानी कि जीतता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और सेल्यूकस निकेटर के इस युद्ध में क्या होती है? हार होती है। अब हार के बाद में क्या होती है? संधि। किस किस के बीच में होगी संधि? ये होगी संधि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। संधि की पहली शर्त क्या थी? कि सेल्यूकस अपने 4 महत्वपूर्ण प्रांत एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेलोपोनेसोडाई किसको देगा? चंद्रगुप्त मौर्य को देगा। पहली शर्त क्या थी भाई? जो हारेगा वही तो शर्त स्वीकार करेगा। तो हारा कौन यहाँ पर? सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या कहा कि भाई वो अपने 4 महत्वपूर्ण प्रांत किसको दे देगा? चंद्रगुप्त मौर्य को दे देगा। इनमें पहला प्रांत था एरिया, दूसरा प्रांत था अराकोसिया, तीसरा जेड्रोसिया और नंबर 4 था पेलोपोनेसोडाई। बहुत बार सुमिलित कीजिए के रूप में वो सवाल पूछ सकता है कि एरिया का वर्तमान नाम क्या है? तो हेरात, जो कि अफगानिस्तान के अंतर्गत पड़ता है। अराकोसिया का वर्तमान नाम क्या है? तो कांधार। जेड्रोसिया का वर्तमान नाम क्या है? तो बलूचिस्तान। और पेलोपोनेसोडाई का वर्तमान नाम क्या है? तो काबुल। ये बात हम लोगों को याद रखनी है। क्लियर? तो यहाँ पर 3 चीजें हम लोगों ने देखी कि पहली चीज चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। सेकंड चीज, युद्ध में हारता कौन है? सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। और हारने के बाद में दोनों के बीच में संधि होती है। और इस संधि के मद्देनजर अपने 4 महत्वपूर्ण प्रांत किसको दे देगा? चंद्रगुप्त मौर्य को दे देगा। कौन? सेल्यूकस निकेटर। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेलोपोनेसोडाई। एरिया कौन सा हिस्सा था? हेरात वाला हिस्सा था, याद रखना है। अराकोसिया कंधार वाला हिस्सा था, जेड्रोसिया बलूचिस्तान वाला हिस्सा था और पेलोपोनेसोडाई ये काबुल वाला हिस्सा था। ये बात हमको याद रखनी है। इन्हीं चारों प्रांतों को प्राप्त करने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की सीमाएं हिंदू कुश पर्वत तक जा लगी, जो कि भारत की पहली वैज्ञानिक सीमा मानी जाती है। तो पहली शर्त तो क्या थी भाई? कैसे यूनानी शासक जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपने 4 प्रांत किसको देगा? चंद्रगुप्त मौर्य को देगा। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण शर्त थी कि सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ में करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करेगा। ये दूसरी शर्त थी। और इस शर्त के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। अंतरराष्ट्रीय विवाह का मतलब हुआ कि दूल्हा कहाँ का है? भारत का है। और दुल्हन कहाँ की है? यूनान की। तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री, काफी सुंदर है ना हेलेना, इसलिए हेलेना से शादी कौन कर लेगा? चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लेगा। ये बात हमको याद रखनी है। और यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। तीसरी शर्त की बात करें तो दोनों की दोनों शर्तें तो सेल्यूकस निकेटर ने पूरी की और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी एक शर्त पूरी की। उसने कहा कि वो 500 हाथी उपहार में देगा किसको? सेल्यूकस को। यानी कि 2 शर्तें, पहला एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेलोपोनेसोडाई चारों को किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए किसको? सेल्यूकस निकेटर को। और इसमें हम लोग जानेंगे उसके बाद कि जब एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेलोपोनेसोडाई चारों के चारों साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के हिस्से में आ गए तो इसकी सीमा हिंदू कुश पर्वत तक लगाई, जिसे हम लोग भारत की वैज्ञानिक सीमा के नाम से जानते हैं। क्लियर? यहां पर ये बात समझ में आई। अटैक किसका होता है? सेल्यूकस निकेटर का। अपनी बच्ची की शादी करेगा चंद्रगुप्त मौर्य से और अपने 4 महत्वपूर्ण प्रांत दे देगा किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य अपने 500 हाथियों को देगा किसको? सेल्यूकस निकेटर को। सौराष्ट्र पर अधिकार। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जगह है महत्वपूर्ण सौराष्ट्र, हमको याद रखनी है। याद क्यों रखनी है? क्योंकि यहां से एक नदी, एक बहुत महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील। ये बात हमको याद रखनी है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। इसलिए मैंने यहां पर स्पेशल लिखा है सौराष्ट्र पर अधिकार किया गया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र पर अधिकार करने का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है?
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। याद रखना है कि रुद्रदामन सत शासक था और जूनागढ़ अभिलेख कौन सी भाषा के अंतर्गत लिखा गया, तो संस्कृत भाषा के अंतर्गत लिखा गया। और अगर सवाल पूछा जाए कि सौराष्ट्र झील का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इस सौराष्ट्र पर अधिकार किसने कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उस समय पर यहाँ पर जब चंद्रगुप्त का शासन हो गया तो यहाँ पर चंद्रगुप्त ने अपना एक प्रांतीय अधिकारी नियुक्त कर रखा था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था भाई, पुष्यगुप्त। ये प्रांतीय अधिकारी कहां का था, सौराष्ट्र का था। सौराष्ट्र कहां पड़ता है, गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। कहां पड़ता है भाई सौराष्ट्र, गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। इसी सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो प्रांतीय अधिकारी था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा एक महत्वपूर्ण झील का निर्माण करवाया गया जिसका नाम था सुदर्शन झील। ये बात हम लोगों को याद रखनी है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके समय में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। पहली बात, किसके द्वारा करवाया गया, पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया। पुष्यगुप्त कहाँ का प्रांतीय शासक था, तो सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था। सुदर्शन झील कहाँ पर है, तो सौराष्ट्र के अंतर्गत है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा काफी जगह, लेकिन आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण कर लेता है। ऐसा मानते हैं कि जब चंद्रगुप्त का लास्ट टाइम चल रहा था, अंतिम समय चल रहा था, तब भयंकर वाला अकाल पड़ता है मगध के अंतर्गत। क्या पड़ता है भाई, बहुत भयंकर अकाल पड़ता है। कहां पर, मगध में। ये जो भयंकर अकाल पड़ता है मगध के अंतर्गत, इसमें एक बात याद रखनी है कि इसी दौर में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में ही जैन धर्म हमको दो भागों में बटा हुआ मिलेगा, जिसमें एक का नाम है श्वेतांबर और एक का नाम है दिगंबर। होगा क्या, पहले की क्लास में हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। जब हम लोगों ने जैन और बौद्ध धर्म पढ़ाया था तब हम लोग बात भी कर चुके हैं इसके बारे में। हम लोगों ने क्या कहा था, मैंने आप लोगों से कहा था, याद करो उस टाइम, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब अकाल पड़ रहा था तो इनमें से एक आदमी था स्थूलभद्र। याद करो, मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी। और दूसरे का नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था भाई, भद्रबाहु। तो ये भद्रबाहु जो है ये चला जाएगा दक्षिणी भारत की तरफ। कहां चला जाएगा, दक्षिणी भारत की तरफ। और स्थूलभद्र कहां रह जाएगा, वहीं रह जाएगा, मगध साम्राज्य के अंतर्गत। और जब भद्रबाहु अकाल खत्म होने के बाद वापस आएगा तो वो देखेगा कि स्थूलभद्र और उसके बाकी के जो अनुयायी थे वो लोग तो कर रहे हैं मजे। क्या कर रहे हैं, मजे। उन लोगों ने बहुत सारी ढील और बहुत सारी आरामदायक चीजें अपने जीवन में शामिल कर ली थी, जबकि भद्रबाहु जो कि दक्षिणी भारत के अंतर्गत जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था, इन लोगों ने ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अपने धर्म का न सिर्फ प्रचार प्रसार किया अपितु अपनी शर्तों पर ये लोग अडिग भी खड़े रहे। इस वजह से इन दोनों के बीच में विवाद होता है, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आगे जाकर के ये विवाद दो वर्गों में बांट देगा जैन धर्म को। इसमें एक का नाम है श्वेतांबर और एक का नाम है दिगंबर। इसमें श्वेतांबर का जो प्रवर्तक होगा वो कौन था, स्थूलभद्र, और दिगंबर का जो प्रवर्तक था उसका नाम क्या था, भद्रबाहु। इस बात की हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इसकी बात में हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि श्वेतांबर वाले जो लोग हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर वाले जो लोग हैं वो कपड़े नहीं पहनते, नग्न अवस्था के अंतर्गत रहते हैं। इसकी बात की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, इसलिए सुनाई है ताकि आप लोगों के दिमाग में कहानी सेट हो जाए। तो बात क्या चल रही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जो है वो अपने अंतिम समय में जैन धर्म की तरफ हो जाता है और वो भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। किससे, भद्रबाहु से। तो यहाँ पर मैंने इसलिए स्टोरी सुनाई क्योंकि स्थूलभद्र जो था वो श्वेतांबर धर्म से था और जो भद्रबाहु था वो दिगंबर जैन धर्म से था। किससे था, दिगंबर जैन धर्म से था। तो यहाँ पर हम आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य चले जाएंगे कहाँ पर, श्रवणबेलगोला में। एक जगह है महाराष्ट्र के अंतर्गत, इसका नाम क्या है, श्रवणबेलगोला। ये जो श्रवणबेलगोला की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जाकर के चले जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य और अपने जीवन का त्याग कर देंगे। कौन सी विधि के द्वारा, संलेखना या संथारा विधि के द्वारा। अब ये जो संलेखना और संथारा विधि होती क्या है, तो जैन धर्म के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति
अन्न, जल और भोजन का त्याग करके समाधि में जब तक बैठा रहे तब तक कि उसके प्राण ना निकल जाए, उस विधि को क्या कहते हैं? संलेखना या संथारा विधि कहते हैं। तो भारत के अंतर्गत पहला शासक जिसने संलेखना या संथारा विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कहां पर किया? तो श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर किया। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से, जो कि दिगंबर जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? मैंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से सवाल पूछा जाता है वो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि कहाँ पर है? सौराष्ट्र में है। और उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर कौन था? तो वो था पुष्यगुप्त। याद कैसे रख सकते हैं भाई? किसके समय में ये झील बनी? चंद्रगुप्त के समय में। और यहाँ का सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था? समय पुष्यगुप्त था। तो दोनों के पीछे क्या लगा हुआ है? गुप्त लगा हुआ है। ऐसे करके हम इन चीजों को याद रख सकते हैं। यहां मैंने लिखा हुआ है संलेखना या संथारा विधि क्या है? जैन धर्म में आत्मशुद्धि के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए अन्न और जल का परित्याग कर समाधि की स्थिति ग्रहण कर अपने प्राणों को त्याग देना क्या कहलाएगा? संलेखना या संथारा कहलाएगा। ये बात हम लोगों को याद रखनी है। क्लियर? तो ये जो जितनी सारी चीजें थी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित उस सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगला जो राजा बनेगा इसका नाम है बिंदुसार। क्या नाम है भाई उसका? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में एक सीरियल का फोटो है जिसमें बिंदुसार आप लोगों को दिख रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में उसका बेटा बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है। जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की हम लोगों ने दो उपाधियां देखी थी, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस, और ये दोनों उपाधियां किसकी हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की हैं, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। इन दोनों उपाधियों का सबसे पहली बार समीकरण विलियम जोन्स साहब किससे बैठाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य साहब से बैठाएंगे। एक बात हमको याद रखनी है ये कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस नाम दोनों के दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी साहित्य के अंतर्गत मिलते हैं। कौन साहित्य के अंतर्गत? यूनानी साहित्य के अंतर्गत। और पहली बार इस एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस का समीकरण कि भाई ये दोनों के दोनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, ये किसने बताया? तो विलियम जोन्स ने बताया। किसने बताया भाई? विलियम जोन्स ने बताया। तो ठीक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हमको एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस मिलते हैं, ठीक वैसे ही बिंदुसार का हमको जो नाम मिलता है वो एक नाम मिलता है हमको अमित्रोचेटस। क्या नाम मिलता है भाई बिंदुसार का? अमित्रोचेटस। क्लियर? और एक और नाम मिलता है हमको उसका अमित्रघात। ए मित्र और घात तीन शब्दों से मिलकर के बना है। ए मित्र जो मित्र नहीं है, तो जो मित्र नहीं है वो कौन है? दुश्मन। और घात यानी शिकार करने वाला, तो दुश्मन का शिकार करने वाला कौन? अमित्र घात। ये बात हमको याद रखनी है। तो अमित्रोचेटस और अमित्र घात ये दोनों के दोनों नाम किसके हैं? बिंदुसार के हैं। और सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस वो दोनों के दोनों नाम किसके हैं? तो वो दोनों के दोनों नाम हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। क्लियर? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र शासक बना, इसका नाम था बिंदुसार। यूनानी साहित्य में इसके एक और नाम मिलता है अमित्रोचेटस और एक और नाम मिलता है सिंगसेन। किसका भाई? बिंदुसार का। आगे चलते हैं बिंदुसार के महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। तो बौद्ध ग्रंथ है एक दिव्यावदान, उस दिव्यावदान से हमको पता चलता है कि बिंदुसार के समय में कहां पर विद्रोह हुआ? तो तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित है। और तक्षशिला आप सब लोगों को पता है किस लिए फेमस था? विश्वविद्यालय, एजुकेशन के लिए फेमस था तक्षशिला, जो कि भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। सबसे पहली बार जो विश्वविद्यालय भारत का बना वो कौन सा था? वो था तक्षशिला। राजा तक्ष के समय में इसकी स्थापना की गई, तक्ष के पुत्र भरत के द्वारा। तो ऐसा मानते हैं कि तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पर किसका अधिकार था भाई? बिंदुसार का अधिकार था। और उस समय पर तक्षशिला के अंतर्गत 2 बार विद्रोह होता है। इन 2 बार विद्रोह में पहला जो विद्रोह है वो अशोक ने शांत किया। कहां शांत किया? किसने शांत किया? अशोक ने। और दूसरी बार जो विद्रोह हुआ उसको शांत करने के लिए किसको भेजा गया? बड़े भाई सुसीम को भेजा गया। किसको भेजा गया भाई? बड़े भाई सुसीम को भेजा गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ और विद्रोह के बाद में जब अशोक इस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला पहुंचता है, तो वहां के जो लोग हैं वो अशोक से एक बात कहते हैं कि हमें
राजा से या राजकुमारों से हमें कोई गिले शिकवे नहीं है, हमें समस्या है तक्षशिला के पदाधिकारियों से जो बार बार हमको परेशान करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब अशोक इस विद्रोह को दबाने के लिए गया तो उस समय अशोक कहां का गवर्नर था? उज्जैन का। अगर सवाल पूछा जाए कि अशोक अपने राज्याभिषेक से पहले, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ तो उससे पहले अशोक जो था वो कहां का राज्यपाल था, कहां का गवर्नर था, या कहां पर वो प्रशासन चला रहा था, उसका नाम क्या है जगह का? उज्जैन। उज्जैन कहां पड़ता है? एमपी में क्षिप्रा नदी के तट पर। क्लियर? ये बात हम लोगों को याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बिंदुसार के समय में है वो ये है कि बिंदुसार के समय में एक तो है सीरिया और एक है मिस्र। इन दो देशों के राजा, एक तो सीरिया का और एक मिस्र का, अपने अपने राजदूत भेजेंगे किसके दरबार में भाई? बिंदुसार के दरबार में। एक एक को देखते हैं। पहला जो राजा था सीरिया का, जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम। क्या नाम था भाई? एंटियोकस प्रथम। ये कहां का राजा था? तो सीरिया का राजा था। इस एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार से 3 चीजों की मांग की: दार्शनिक, अंजीर और शराब। पूछा गया सवाल है कि सीरिया का राजा जो था एंटियोकस, उसने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डाइमेकस। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद करने का एक ही तरीका है कि सीरिया का जो राजा था एंटीमेकस, उसके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? कस। और यहां पर जिसका राजदूत था एंटियोकस, उसके नाम के पीछे भी क्या लगा हुआ है? डाइमेकस, कस लगा हुआ है। तो सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के समय में एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में आता है, इसका नाम है डाइमेकस। इस डाइमेकस के माध्यम से बिंदुसार 3 चीजों की मांग करता है: दार्शनिक, अंजीर और सूखी शराब, वाइन शराब की। इसमें से सीरिया का जो शासक है एंटियोकस प्रथम, वो इन 2 चीजों की मांग मान लेता है कि हम लोग अंजीर और वाइन आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन दार्शनिक हम लोग प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनान का जो कानून है वो दार्शनिकों का क्रय विक्रय करने की इजाजत नहीं देता। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बिंदुसार के समय में कहां के राजा से उसने 3 चीजों की मांग की। उन तीनों चीजों को याद रखना है। सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से किन 3 चीजों की प्राप्ति की। उनमें 3 चीजों के नाम वो दे सकता है और एक वो चौथी चीज कोई अलग का नाम दे सकता है। तो याद रखना है कि वो 3 चीजें कौन कौन सी थी? दार्शनिक, अंजीर और शराब, जिसमें दार्शनिक देने से मना कर दिया और अंजीर और शराब के लिए उसने हाँ कर दिया। यहाँ नोट में मैंने लिख रखा है कि सीरिया के शासक ने दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि यूनान का कानून इसकी अनुमति नहीं देता था। एक और महत्वपूर्ण राजदूत जो हमको देखने को मिलता है वो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। पहला जो राजदूत आया वो तो था सीरिया के राजा एंटियोकस का डाइमेकस, और दूसरा आया मिस्र का राजा था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनोसियस। पहले से उन्होंने 3 चीजों की मांग की जो कि कहां का था? सीरिया का राजा था। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, बहुत वहां से सवाल पूछा जाता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण राजदूत था वो था मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डाइनेसियस। वो क्या था? एंटियोकस डाइमेकस। ये कौन है? फिलाडेल्फस डायोनिसियस। हाँ, ऐसे याद रख सकते हो, फस यस कस। यानी कि एंटियोकस का राजदूत कौन था? डाइमेकस। और मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? डायोनोसियस। ये बात हमको याद रखनी है कि सीरिया और मिस्र इन दोनों से राजदूत जो था वो किसके समय में भारत आए? बिंदुसार के समय में भारत आए। बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी था, ये सवाल पूछा गया है। तो बिंदुसार बेसिकली आजीवक धर्म का अनुयायी था। जब हम लोगों ने जैन बौद्ध पढ़े थे उस समय आप लोगों को मैंने बताया था कि आजीवक धर्म जो है वो क्या है। तो मैंने आप लोगों को उस समय बताया था कि आजीवक धर्म के जो प्रणेता थे, कौन थे भाई? प्रणेता, उनका नाम क्या था? मक्खलीपुत्र गोसाल। क्या नाम था भाई आजीवक धर्म के प्रवर्तक का? मक्खलीपुत्र गोसाल। इस मक्खलीपुत्र गोसाल के द्वारा आजीवक धर्म की स्थापना की जाती है। और ये जो मक्खलीपुत्र गोसाल साहब हैं,
इनके अकॉर्डिंग आजीवक धर्म बेसिकली है क्या, तो वो एक बात कहते हैं कि आजीवक धर्म के जितने सारे लोग हैं वो नियतिवाद या भाग्यवाद के अंतर्गत विश्वास करते हैं। ये लोग एक बात कहते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ होना है वो सब कुछ आपके भाग्य में लिखा हुआ है, तो जो चीज़ आपके भाग्य में लिखी हुई है वो होकर के रहेगी, उसको कोई नहीं मेट सकता। ऐसा कौन लोग मानते हैं? ऐसा आजीवक धर्म के लोग मानते हैं। और बिंदुसार इसी आजीवक धर्म का अनुयायी था, जिसका संस्थापक कौन था? मक्खलीपुत्र गौसाल। क्लियर? तो ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बिंदुसार के बारे में, जिसमें हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय हम लोगों ने देखा था कि प्रधानमंत्री कौन था? महामंत्री या प्रधानमंत्री चाणक्य था। तो ठीक उसी तरीके से बिंदुसार के समय में भी जो प्रधानमंत्री था वो कौन देखने को मिलता है? चाणक्य देखने को मिलता है। एक प्रधानमंत्री के रूप में खल्लाटक को देखने को मिलता है और नंबर 3 पे राधा गोविंद देखने को मिलता है। तीनों को तीनों याद रखने हैं, क्योंकि सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से बिंदुसार के समय के क्रम से तीनों प्रधानमंत्रियों के नाम बताओ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य था और बिंदुसार के समय भी चाणक्य था। चाणक्य के बाद में बिंदुसार ने किसको बनाया अगला प्रधानमंत्री? खल्लाटक को। और खल्लाटक के बाद में किसको बनाया? राधा गोविंद को। यहां तक हम लोगों ने चर्चा की दोस्तों। हम लोगों ने अशोक को पढ़ा और हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा और हम लोगों ने बिंदुसार को पढ़ा। क्या क्या स्रोत थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, उस सब पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी अशोक से। किससे होगी भाई? अशोक से। आशा करता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार इन दोनों से संबंधित जितने सारे सवाल आप लोगों के बनते हैं वो सारे के सारे आप लोगों तक पहुंच गए होंगे और आप सारे लोग इन दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार इन दोनों से हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।